जब आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस बनाने पड़ते हैं तो वही कंजंक्शंस, वही लिंकर्स एज ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस ले रहा हूं। तो ट्रांजिशनल वर्ड्स के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन में यही कंजंक्शन काम आएंगे, तो आप उनके मीनिंग भी साथ समझिए, उनका यूसेज समझिए, स्ट्रक्चर आपको समझाएंगे कि आपको यदि ये कंजंक्शंस यूज करने पड़े तो किस प्रकार का सेंटेंस बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा या कंपाउंड बनेगा। ये दोनों बातें आपको साथ साथ में बताऊंगा। इस वीडियो में कंजंक्शन हम ले रहे हैं, जैसे एज इफ है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। एज इफ का मतलब क्या होता है, जैसे कि, और एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर में काम आती है। बिकॉज रीजन बताता है, बिकॉज का मतलब क्योंकि होता है। एज का मतलब क्योंकि का भी मतलब देता है, एज जैसे का भी मतलब देता है। बिकॉज एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन में आता है, और एज भी एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन में आता है, और एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर में भी आता है। आगे व्हेन हम यूज करेंगे, अनटिल यूज करेंगे, इफ यूज करेंगे। व्हेन का अर्थ आप जानते ही है कि जब एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम में आता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा नेचुरली। अनटिल भी एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम में आता है, और मीनिंग जब तक के ना नेगेटिव में जाता है, कंडीशन है। और इफ कंडीशनल है, इफ का मतलब यदि होता है। हालांकि अनटिल में कंडीशन भी है छुपी हुई, जब तक टाइम की कंडीशन है। टाइम एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम में भी ले सकते हैं ऐसे, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन सिचुएशन की नहीं है, इसलिए हम एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन में नहीं लेंगे इसे। फिर है टिल, टिल भी टाइम को शो करता है जब तक। दैट नाउन क्लोज का कंजंक्शन है, की का मतलब देता है। और हम कुछ फ्रेजेस जैसे इंस्टेड ऑफ की बजाय, इसकी बजाय, इन एडिशन, इंस्टेड ऑफ मीन्स ये काम करने की जगह दूसरा कोई काम कर लेता है, की बजाय। इंस्पाइट ऑफ के बावजूद होता है, और डिस्पाइट भी बावजूद होता है, के बावजूद। और इसके बाद में अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली कोई भी स्टेटमेंट हो या कोई बात हो, एक्शन हो, उसके अनुसार। फाइनली अंततः हो गया। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ये सारी फ्रेजेस हैं। और सो देयरफॉर ये कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। और वेरी अकेला आए तो एडवर्ब, एडवर्ब के रूप में माना जाएगा। टू, टी डब्ल्यू, टू, टू भी एडवर्ब के रूप में माना जाता है। टू स्ट्रॉन्ग, टी डब्ल्यू ये कॉम्बिनेशन में आता है टू के साथ। तो आगे है इन द एंड, मीन्स अंत में, ये फ्रेज है। और सो मैंने बता दिया। सब्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, ये भी ट्रांजिशनल वर्ड है। और फिर हम ले रहे हैं फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, उदाहरण स्वरूप। और इन कंट्रास्ट, कंट्रास्ट में बिल्कुल जब आप दो स्टेटमेंट कहते हो तो पहली स्टेटमेंट के विपरीत बिल्कुल नेक्स्ट स्टेटमेंट दोगे, तो इन कंट्रास्ट। सिमिलरली, इसी के अनुसार। नेवरदीलेस, हाउएवर का मतलब देता है। फिर भी जैसे कह देते हैं बिकॉज, आपको बता दिए बिफोर, बिफोर ये कंजंक्शन के रूप में भी आता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। बिफोर मैंने पहले, और बिफोर प्रपोजिशन भी बनती है। और इवन दो, यद्यपि का मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है। आफ्टर कंजंक्शन भी होता है, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम को शो करेगा। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, कंसिक्वेंटली जैसे कहते हैं। और जस्ट एज, ये भी सिमिलरली का मतलब देता है, जैसे कि। और लगभग हमने सारी, बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू, के अलावा, इसके इन एडिशन टू समथिंग। और एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, जब तक का अर्थ देते हैं। और वेदर, ये कि क्या का मतलब देता है, कि क्या। इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब हम नरेशन में चेंज करते हैं तो वेदर या इफ का यूज होता है। और स्केर्सली, व्हेन का यूज, हार्डली, व्हेन का यूज, स्केर्सली मुश्किल से, और इसके साथ व्हेन आता है साथ में, ये कंजंक्शन है, कंपाउंड सेंटेंस है। सिंस, क्योंकि का मतलब देता है, रीजन को भी शो करता है। और प्रपोजिशन भी सिंस बन जाती है कई बार। सेकंड एक्सरसाइज है, द फर्स्ट सेंटेंस इज ही स्पीक्स इंग्लिश डैश इट वर हिज मदर टंग। मीनिंग करके देखो, मैनर कहीं ना कहीं मैनर शो आता है। और इसमें एक चीज और बता दूं, जब ब्लैंक के बाद सब्जेक्ट आता है और उसमें वर आ रहा हो, आपको लगे कि वर की जगह वाज आना चाहिए, तो आप कंफर्म्ड हो जाओ कि एज इफ या एज दो कंजंक्शन आएगा। और मीनिंग करके देख ले, ही स्पीक्स, वह इंग्लिश बोलता है, इस तरीके से बोलता है जैसे कि, जैसे कि का मतलब देगा तो एज दो
या एज इफ इट वर हिज मदर टंग, जैसे कि वो उसकी मदर टंग हो, राइट। सेकंड सेंटेंस लेते हैं, वेट फॉर सुरभि। वेट फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस बिगिन है। ये टाइप है सेंटेंस की सिंपल सेंटेंस में इंपेरेटिव है, आदेशात्मक वाक्य है। वेट फॉर सुरभि, कमांड है सीधी, सुरभि का इंतजार कीजिए, डैश शी कम्स बैक, और शी कम्स बैक जब तक वो ना आ जाए, ये कहेंगे ना। जब आप ऐसे कहो वेट फॉर सुरभि, सुरभि का इंतजार कीजिए या किसी का इंतजार कीजिए, तो कंजंक्शन आप जब तक के वो ना आ जाए, कंडीशन है टाइम की, until she comes back। when नहीं आएगा, if नहीं आएगा, if कम मीनिंग यदि होगा, क्योंकि ब्रेक में आपको when ऑप्शन है, until है और if है। तो जब वो आ जाए, जब यहाँ सुटेबल नहीं है, जैसे कि ऊपर बिकॉज दिया हुआ था, एज दिया हुआ है, तो बिकॉज और एज फर्स्ट सेंटेंस में सुटेबल नहीं है, तो एज इफ सुटेबल था, तो यहाँ पे until suitable है। Do not put off tomorrow what you can do today। Do not put off dash tomorrow what you can do today। और ये प्रोवर्ब है, अगर इसका मीनिंग आप जानना चाहो तो इसका मीनिंग है, आज का काम कल पर मत छोड़ो। आज का काम कल पर मत छोड़ो। Do not put off till tomorrow what you can do today। फोर्थ सेंटेंस लेके चलते हैं, डैश वर्किंग हार्ड ही वंडर्स अबाउट। इसमें ब्रैकेट में आपको ऑप्शंस हैं, इंस्टेड ऑफ, इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है कि बजाय, ये काम करने की बजाय दूसरा काम कोई। इंस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, डिस्पाइट भी के बावजूद का मतलब देता है। तो इसमें मीनिंग करके देखिए थोड़ा, वर्किंग हार्ड ही वंडर्स अबाउट। वर्किंग हार्ड और घूमना दोनों अपोजिट चीजें हैं। इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड मीनिंग ये बिल्कुल सूट करेगा, मेहनत करने की बजाय वो क्या करता है, वो घूमता रहता है। वॉन्डर्स अबाउट का मतलब होता है बे मतलब घूमना, तो यहाँ पे इंस्टेड आएगा, इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड। इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही वॉन्डर्स अबाउट, मेहनत करने के बावजूद वो घूमता है, ये उचित नहीं है, दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट मीनिंग। इफ यू पुट डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही वॉन्डर्स अबाउट, दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो ऊपर थर्ड वाले में ऑप्शन मैंने नहीं बताए थे, वो मैं बता रहा हूँ। अनटिल ऑप्शन था, टिल ऑप्शन था, दैट ऑप्शन था। डू नॉट पुट ऑफ, अनटिल यहाँ सूट नहीं कर रहा है और दैट भी यहाँ सूट नहीं कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ सेंटेंस पे जाते हैं। ही वॉज लेट डैश ही मिस्ड द ट्रेन। इसमें आप क्या करोगे, वो लेट था, उसने ट्रेन को मिस कर दिया। दोनों रिजल्ट शो कर रहा है, लेट था, उसका परिणाम क्या हुआ कि उसने ट्रेन को मिस कर दिया। तो ऐसा कंजंक्शन यूज कीजिए जिसमें परिणाम स्वरूप या इस तरह से हो। इसमें तीन ऑप्शन आपको फिफ्थ सेंटेंस में दिए गए हैं, अकॉर्डिंगली के अनुसार, तो यहाँ सूट नहीं करेगा, लेट होने के अनुसार वो मिस कर गया ट्रेन को, फाइनली और एज ए रिजल्ट। अंततः भी यहाँ ठीक नहीं है, अंततः तब देते हैं कि लगातार कई अटेम्प्ट करके उस अंततः वो जीत गया, इस तरह से यहाँ ठीक है। ही वॉज लेट as a result he missed the train। छठा सेंटेंस लेते हैं, सिक्स्थ। he is dash old to walk। he is dash old walk। ऑप्शन है आपके so, very, to। तीनों को आप एडजस्ट करके देख लो ब्लैंक्स में। अगर आप ये कहते हो he is so old to walk, so और to का कॉम्बिनेशन नहीं बनता, वह इतना बूढ़ा है कि चल नहीं सकता, मीनिंग तो ये जा रहा है इसका। तो कंस्ट्रक्शन आपको याद रखनी चाहिए कि इतना बूढ़ा है कि चल नहीं सकता, तो आप कहोगे या तो इसमें दैट वाला पार्ट होता, दैट ही कैन नॉट वॉक, तो सो आता, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। यहाँ है ही इज टू वॉक, टू का कॉम्बिनेशन TOO से होता है, आप कहोगे ही इज टू ओल्ड टू वॉक, राइट। सेवंथ सेंटेंस लेते हैं, डैश ही थैंक्ड द गेस्ट, डैश कोमा ही थैंक्ड द गेस्ट। ब्रैकेट में है ऑप्शन आपको इन द एंड, अंत में, या फाइनली कह सकते हो। सो का मतलब यहाँ पे इसलिए, सब्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप, क्या मीनिंग ठीक बैठेगा, तीनों को लगा के देखिए। इन द एंड ही थैंक्ड द गेस्ट, अंत में उसने गेस्ट को थैंक किया, धन्यवाद किया उनका। सो ही थैंक्ड द गेस्ट, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सब्सिक्वेंटली ही थैंक्ड द गेस्ट, परिणाम स्वरूप उसने गेस्ट का धन्यवाद किया, ये भी सूट नहीं करता। तो आपको इन द एंड, अंत में उसने गेस्ट का धन्यवाद किया। आगे बढ़ते हैं,
Eighth sentence is, if they are organizing a program, they have to finish things in advance dash they have to hire the buses well in time. मीनिंग करके देखिए तो आपको आपका कार्य आसान हो जाता है. If they are organizing a program, यदि वो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, they have to finish things in advance, उन्हें चीजों को काम जो कार्य हैं उनको एडवांस में फिनिश करना पड़ेगा. फिर है डैश, फुल स्टॉप लगा के ये तो बात खत्म होगी. अब है डैश दे हैव टू हायर द बसेस वेल इन टाइम. जो एडवांस में कार्य करने होंगे तो उसमें उसका एक कार्य यहाँ दे दिया गया है कि उन्हें बसेस को हायर करना पड़ेगा समय में, ठीक वक्त के दौरान समय रहते उन्हें बसेस को हायर करना होगा. इसी तरह के और कार्य होंगे. तो यहाँ पे क्या ब्रैकेट में आपको ऑप्शंस हैं. फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए कि उन्हें बसों को वेल इन टाइम हायर करना पड़ेगा. बिल्कुल सूट कर रहे हैं. औरों को भी देख लेते हैं. इन कंट्रास्ट दे हैव टू हायर. कंट्रास्ट तो यहाँ बन ही नहीं रहा. सिमिलरली उसी तरह से ये भी नहीं है कि पहले जो कार्य है उसी तरह से आप करिए. तो यहाँ पे आएगा फॉर इंस्टेंस. राइट, आगे बढ़ते हैं. डैश द इन्वेंशन ऑफ ट्रेन, पीपल यूज्ड टू ट्रैवल on camels and horses. ट्रेन्स का आविष्कार होने से पहले people used to travel on camels and horses. लोग ऊंटों पे या घोड़ों पे यात्रा किया करते थे. ऑप्शन है nevertheless, जैसे के बावजूद, however, ये कार्य हो गया, फिर भी उसने कोई काम कर लिया, फिर भी का मतलब नहीं है यहाँ पे. बिकॉज द इन्वेंशन ऑफ ट्रेन, ट्रेन की इन्वेंशन होने के कारण लोग ट्रैवल करते थे कैमल्स पे, ये भी बात नहीं बनती. बिफोर यहाँ सूट करेगा. बिफोर द इन्वेंशन ऑफ ट्रेन, ट्रेन की इन्वेंशन होने से पहले लोग कैमल्स पे या घोड़ों पे यात्रा किया करते थे. बिल्कुल सही है. आगे बढ़ते हैं. 10th सेंटेंस इज डैश आई एम वेरी एलर्जिक टू कोल्ड ड्रिंक्स. मैं कोल्ड ड्रिंक्स के प्रति बहुत एलर्जिक हूँ. दोस्त था जो पार्टी दे रहा था, उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक्स ऑफर कर दी. पता था या जानता था कि मैं एलर्जिक हूँ कोल्ड ड्रिंक्स से. और मीनिंग कैसे आएगा इसका देखिए. तो यहाँ पे यद्यपि का मतलब देगा ऑल्दो या इवन दो या दो. 11th sentence is my grandfather teases me saying I am as tardy as a snail. सेंटेंस क्या बना. My grandfather teases me saying I am as tardy dash a snail. जब as और as आते हैं तो ये कंपैरिजन देते हैं. मीनिंग करके देख लेते हैं. मेरे ग्रैंडफादर मुझे तंग करते हैं, टीज करते हैं, ये कहते हुए कि मैं इतना टार्डी हूँ. टार्डी का मतलब सुस्त कह लो, यहाँ पे लेजी हूँ या धीमा हूँ, जितना कि स्नेल, स्नेल घोंगा होता है, धीरे धीरे चलता है. इतना और जितना की एज का कंपैरिजन होता है इसमें. तो दोनों तरफ एज आएगा. एज टार्डी एज ए स्नेल. और ऑप्शन में थे आफ्टर, एज और एज ए रिजल्ट. ना तो इसमें आफ्टर आएगा और ना इसमें एज ए रिजल्ट आएगा. 12th सेंटेंस लेके चलते हैं. डैश देयर वाज अ लार्ज क्राउड, शी कुड नॉट गेट इनटू द बस. वह बस में नहीं बैठ सकी. भीड़ थी, वह बस में नहीं बैठ सकी. तो मीनिंग करके देखते हैं. ऑप्शन में आपको है बिकॉज, क्योंकि बिकॉज देयर वाज ए लार्ज क्राउड, शी कुड नॉट गेट इनटू द बस. बिल्कुल मीनिंग सही जाता है, क्योंकि भीड़ बहुत अधिक भीड़ थी, वो बस में नहीं बैठ सकी. आफ्टर देयर वाज ए लार्ज क्राउड बिल्कुल सही नहीं होगा. आफ्टर का मतलब बाद में होता है. और जस्ट एज देयर वाज अ लार्ज क्राउड, एज होता तो आ जाता है. एज देयर वाज ए लार्ज क्राउड, यहाँ है जस्ट एज तो सिमिलरली का मतलब देता है कहीं ना कहीं. तो यहाँ पे आएगा बिकॉज देयर वाज a large crowd. Clear? आगे चलते हैं. 13th sentence is dash the beginning of the internet acquiring knowledge was very costly. इंटरनेट के बिगिनिंग होने से यहाँ कुछ गैप है. acquiring knowledge, नॉलेज को गेन करना, एक्वायर करना, was very costly, बहुत कॉस्टली था, मीन्स महंगा था. और ऑप्शन है आफ्टर. अगर आप आफ्टर उसमें फिट करके देखो, आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द इंटरनेट के आरंभ होने के बाद एक्वायरिंग नॉलेज कॉस्टली हो गया, जमती नहीं है बात. बिकॉज द बिगिनिंग ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट की बिगिनिंग होने के कारण ये भी नहीं बनता.
बिफोर द बिगिनिंग, इंटरनेट की बिगिनिंग होने से पहले इंटरनेट का नॉलेज गेन करना काफी कॉस्टली था। ये एक सूट करता है। 14 सेंटेंस लेके चलते हैं। ही इज पुअर एज ए टीचर येट द गवर्नमेंट conferred the award of the best teacher on him। तो यहाँ पे जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में येट मिले और आपको ब्लैंक में कोई वर्ड भरना है तो आप जान लीजिए कि आपको ऑल्दो भरना है या दो भरना है। ऑल्दो और दो का मेल येट से होता है और आल्दो कई जगह सिर्फ येट आता है तो येट का यूज अलग तरीके से होगा। तो यहाँ पे फिल करके देखिए, यद्यपि ही इज वेरी पुअर एज ए टीचर, टीचर के रूप में वो काफी ढीला है, तो एक अच्छा टीचर नहीं है। टीचर के रूप में वो पुअर टीचर किसे कहेंगे, जिसे टीच करना नहीं आता है। फिर भी गवर्नमेंट ने उसे बेस्ट टीचर का अवार्ड कन्फर कर दिया, प्रोवाइड कर दिया, दे दिया, प्रदान किया। तो यहाँ पे दो ही इज वेरी पुअर टीचर, राइट। 15th सेंटेंस लेते हैं। डैश हर डॉटर हर मदर इन लॉ वॉज ऑल्सो इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। उसकी मदर इन लॉ भी एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गई। ये मीनिंग के साथ रिलेट करना आपको। और ऑप्शन है बिसाइड्स, इन एडिशन टू। बिसाइड्स जब एस लगा होता है, बिसाइड के साथ जब एस हो तो इसका मीनिंग हो जाता है इन एडिशन टू, इसके अलावा। अगर एस काट दिया जाए बिसाइड का तो इसका मतलब होता है नियर, प्रपोजिशन बन जाती है, समीप, पास। अनटिल जब तक के ना, व्हेन जब करके देखिए। व्हेन हर डॉटर हर मदर इन लॉ, नो बिल्कुल ठीक नहीं है। अनटिल हर डॉटर भी ठीक नहीं है। बिसाइड्स हर डॉटर, बेटी के अतिरिक्त उसकी माँ भी जख्मी हो गई एक्सीडेंट में, तो ये मीनिंग बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे बढ़ते 16th सेंटेंस लेके चलते हैं। इफ यू आर होस्टिंग अ डिनर ट्राई टू फिनिश सम थिंग्स इन एडवांस। यदि आप डिनर होस्ट कर रहे हो तो आपको कुछ कार्य एडवांस में करने होंगे। इसी तरह का सेंटेंस पहले आया था। तो आगे एग्जांपल दिया हुआ है, सेट द टेबल बिफोर, टेबल को पहले से ही सेट करके रखो। तो यहाँ पे फॉर इंस्टेंस ही आएगा, उदाहरण के तौर पे सेट द टेबल बिफोर। 17th सेंटेंस स्टे उसी तरह का इंपेरेटिव सेंटेंस जब बिगिनिंग में मिलते तो वहां टाइम वाली क्लोज आती है या कंडीशनल क्लोज आती है आमतौर पे, जिसमें जैसे कि एज लॉन्ग एज, अनटिल या टिल, इस तरह से। स्टे डैश यू लाइक, एज लॉन्ग एज यू लाइक बिल्कुल ठीक रहेगा। तो यहाँ यही ठीक है कि सो लॉन्ग थोड़ा नेगेटिव सेंटेंस हो तब यूज करते हैं, एज लॉन्ग एज अफर्मेटिव में यूज करते हैं। स्टे एज लॉन्ग एज यू लाइक, जितना आप चाहो यहाँ स्टे कर सकते हो। रुको जितना आप यहाँ चाहो, ये मीनिंग जाएगा इसका। स्टे एज लॉन्ग एज यू लाइक। 18th यू कैन बोरो द बुक डैश यू कीप इट क्लीन। आप बुक को बोरो कर सकते हो, उधार ले सकते हो। कंडीशन शो हो रही है, डैश यू कीप इट क्लीन, जब तक आप इसे साफ रखते हो, साफ रखोगे, आप इसको बोरो कर सकते हो। एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज या वेदर, 3 ऑप्शन है यहाँ पे। एज लॉन्ग एज पॉजिटिव, मैंने बताया कि पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो एज लॉन्ग ही जमता है। सो लॉन्ग एज नेगेटिव में आता है। एज लॉन्ग एज यू कीप इट क्लीन, यहाँ एज लॉन्ग एज ठीक होगा। यू कैन बोरो द बुक एज लॉन्ग एज यू कीप इट क्लीन। आगे बढ़ते हैं। 19th सेंटेंस है, he started dash he received the news। यहाँ पे स्टार्ट का मतलब आपको समझना होगा। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। सो लॉन्ग एज जब तक, एज लॉन्ग एज जब तक, बिल्कुल। एज सुन एज ज्यों ही, जैसे ही। ही स्टार्टेड सो लॉन्ग एज ही रिसीव्ड द न्यूज, बिल्कुल ठीक नहीं है। ही स्टार्टेड एज लॉन्ग एज ही रिसीव्ड द न्यूज, दैट्स नॉट राइट। ही स्टार्टेड एज सुन एज ही रिसीव्ड द न्यूज। अब मीनिंग करके देखिए कि क्या मीनिंग यहाँ निकलेगा। वह, अगर आप शुरू होने से मतलब लेते हो, वह शुरू हो गया जैसे ही उसे समाचार मिला। क्या शुरू हो गया, अधूरा मीनिंग दे रहा है। स्टार्ट का मतलब होता है चौंकना। स्टार्ट, ही स्टार्टेड, स्टार्टल्ड भी होता है चौंकना। ही स्टार्टेड एज सुन एज ही रिसीव्ड द न्यूज, जैसे ही उसे समाचार मिला वह चौंक गया। ही स्टार्ट। 20th sentence, we had dash stepped out of the house when it began to rain।
अब यहाँ पे वी हैड स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस व्हेन इट बिगेन टू रेन, ऑप्शन है स्केर्सली और सिंस। सिंस रीजन देता है, वी हैड सिंस स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस व्हेन इट बिगेन टू रेन, बिल्कुल ठीक नहीं है। वी हैड स्केर्सली स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस व्हेन इट बिगेन टू रेन, स्केर्सली या हार्डली। हार्डली और स्केर्सली एक जैसे मीनिंग देते हैं, हालांकि ऑप्शन में आपको हार्डली दिया हुआ था, स्केर्सली के साथ हार्डली दिया हुआ था, तो कोई इनमें डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए मैंने सिंस लगाया वहां पे हार्डली की जगह। तो यहाँ पे आएगा हार्डली। मुश्किल से, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से में मेल होता है व्हेन के साथ, देन और देन के साथ नहीं होता। गलती, इनकरेक्ट होगा सेंटेंस यदि देन या देन लगा दिया जाए। और एक कंस्ट्रक्शन और है हार्डली और स्केर्सली की, आप शुरू कर सकते। हार्डली हैड वी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस when it began to rain, yes scarcely had we stepped out of the house when it began to rain, ऐसे बन सकता था, ऐसे भी कंस्ट्रक्शन ये आ सकती है। 21st सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस है इस एक्सरसाइज का। ये सारे सेंटेंस यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन पेपरों में आए हुए हैं, इनको अच्छी तरीके से कर लीजिए। सेंटेंस बदल सकते हैं, ये जो ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं या फ्रेजेज हैं या कंजंक्शंस हैं, ये वही रहेंगे, आमतौर पे इन्हीं में से आपको आएंगे। डैश हैड ही गोन आउट व्हेन इट बिगेन टू रेन, बिल्कुल वही कंस्ट्रक्शन आ गई। व्हेन आ गया तो आप मान के चलिए कि हार्डली या स्केर्सली का ही यूज होगा जब आपको व्हेन बीच में मिल रहा हो, क्योंकि व्हेन तो भरना नहीं है, वैसे यह तो भरने के लिए आता है। व्हेन ऑलरेडी दिया हुआ है देन इट विल टेक हार्डली और स्केर्स, तो आप भर लीजिए। ऑप्शन है स्केर्सली और बिफोर। बिफोर मैंने लगाया, हालांकि क्वेश्चन पेपर में हार्डली भी दिया हुआ था। हार्डली हैड ही गॉन आउट व्हेन इट बिगेन टू रेन, वह मुश्किल से बाहर गया था कि बारिश शुरू हो गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 21 सेंटेंसेस मैंने डिस्कस किए हैं और इन सेंटेंसेस में लगभग 3 कंजंक्शन या फ्रेजल वर्ब्स, ट्रांजिशनल वर्ड्स या फ्रेजेस थे। तो 21 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कम से कम आपने 60 या 50 कंजंक्शन, तो अगर रेपिटेशन को मान ले तो 50-55 कंजंक्शन आपने आज किए हैं। फ्रेजल वर्ब, ट्रांजिशनल वर्ड्स, फ्रेजेस या कंजंक्शन आपने 50 या 55 के आसपास किए हैं। और इनको याद रखिए, इसी तरह के क्वेश्चन पेपरों में, जो आपके फाइनल ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें इसी तरह के सेंटेंस आते हैं, इनको आप ध्यान रखिए, अपने जहन में बिठा लीजिए। फिर किसी और एक्सरसाइज के साथ किसी और टॉपिक पे फिर आऊंगा। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू।